अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जब कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक रफली सा मैप बनता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना या एक दूसरे से पूछ के काम करना ताकि वो एक सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप काम चल सके स्मूथली। एंड कंट्रोल, और किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना। अब जैसे ह्यूमन की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं, स्ट्रक्चर्स अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अब जैसे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, मसल्स हैं, वो सब तमाम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब कभी भी ऐसा नहीं है कि जिस मसल का दिल करे वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तमाम मसल्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस से काम करना पड़ता है, देन ही जाके वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। जहाँ पे देखें हमारे सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रनिंग की, उसको हम देख लेते हैं। द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि जो ऑर्गन हैं या जो टिश्यूज हैं वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। जैसे जैसे बॉडी को जरूरत होती है वो वैसे वैसे वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब ये है कि वो एक्टिविटीज आपस में कोऑर्डिनेशन की मदद से चल रही हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। ठीक हो गया। One familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement. Movement example दी है। अब यहाँ पे देखते हैं when a boy runs to catch a ball, जब यानी कि एक लड़का भागता है एक गेंद को पकड़ने के लिए, he use hundreds of muscles to move his arms. उसने यानी कि 100 के करीब मसल यूज किए अपने बाजू को मूव करने के लिए, लेग एंड बैक। ठीक हो गया जी। His nervous system uses information from his sense organs and coordinate these muscles. नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ली जो कि उसने मसल्स तक ट्रांसफर कर दी। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम। ड्यू टू कोऑर्डिनेशन की वजह से जो मसल्स थे वो डिफरेंट जो थे वो कंट्रैक्ट हुए, पावर एंड लेंथ ऑफ द टाइम उन्होंने यानी कि अपनी जो उस पर फोर्स लगानी थी वो भी डिवाइड की, और जो टाइम था सीक्वेंस से उससे भी चले। बट दैट इज नॉट ऑल, सच एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स मैनी अदर काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये सब इसके लिए काफ़ी नहीं था, इसको और भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। अब वो क्या थे? ब्रीथिंग, सांस का रेट, एंड हार्ट बीट रेट्स आर आल्सो इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड। उसमें सांस लेने का प्रोसेस भी इंक्रीज होना है, हार्ट बीट भी इंक्रीज होनी है, और जो ब्लड प्रेशर बढ़ना है उसको भी एडजस्ट करना है। एंड एक्स्ट्रा हीट इज रिमूव फास्ट फ्रॉम द बॉडी। और बॉडी से जब हम देखते हैं रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में गर्माइश पैदा होती है, वो हीट को भी एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कोऑर्डिनेशन की मदद से ही चलेंगी। यहाँ पे उन्होंने हमें एक जनरल एग्जांपल दी है चैप्टर को क्लियर करने के लिए। हाउ डज इट हैपन? लाइफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट इन विच its different organs and systems operate and work in harmony with each other. आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो दो दी गई हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन दोनों के हमें नाम आने चाहिए। ठीक है। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ब्राउट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम की मदद से होगी, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ब्राउट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, वो एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स आएंगे। ठीक है। इसको हम आगे जाकर चैप्टर के जो सेकंड पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। Animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies, while plants and other organisms have only chemical coordination. जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में दोनों नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों मौजूद हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन ही मौजूद होती है।
अब नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले कोऑर्डिनेटेड एक्शन यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होनी है वो किस तरह से टेक प्लेस होगी, उसमें कौन कौन से जो हैं कंपोनेंट्स, ये जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होनी है। तो जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसकी 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस अब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसने अपना ध्यान आपकी तरफ खींच लिया, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज, इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि हम चलते जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से हमारे पाँव में एक कांच का टुकड़ा लग गया। तो क्या हुआ कि वो जो कांच का टुकड़ा था उसने हमारी जो रूटीन थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। स्टिमुलस बेटा आप डिस्कस कर रहे हैं। स्टिमुलस है कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसी चीज जो अपनी यानी कि आपका जो इंटेंशंस है, आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींच ले, उसको हम बोल देते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस के बाद आगे देखिए बना हुआ है रिसेप्टर, ठीक है। अभी इनको हम जनरली ये कॉन्सेप्ट के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर क्या है? वो ऑर्गन्स जिन्होंने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, पकड़ना है, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेटर क्या है? कोऑर्डिनेटर जो है अब वो ये चीज डिसाइड करेगा कि रिसेप्टर ने स्टिमुलस जो है वो क्या सेंड किया है और उसके खिलाफ क्या मैंने यानी कि जो मैसेज है वो बनाना है उसके रिस्पॉन्स में। इफेक्टर्स क्या होगा कि जो मैसेज कोऑर्डिनेटर ने बनाया है उसको आगे ट्रांसमिट करना है, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या होगा कि जो इफेक्टर्स ने आगे एक्शन शो किया है वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। इनको बाकी हम मज़ीद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट पहले हमें ये स्टेप्स पता होना चाहिए कि ये बेसिक 5 हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। और ये ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे, इनको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। स्टिमुलस को डिस्कस करते हैं। What happened when you touch a snail? अब स्नेल क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको आप टच करते हैं तो वो यानी कि अपनी जो शेल है उसके अंदर चला जाता है। We might have seen the flowers of sunflower plant moving towards the sun. हमने ये देखा है कि जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का प्लांट है, वो जैसे जैसे सन रोटेट करता रहता है वैसे वैसे उसके साथ अपना जो है वो फ्लावर को चेंज करता रहता है। What could be the reasons for all this? इन सब के लिए क्या रीजंस हैं? टच, लाइट एक्सेट्रा are factors that bring about certain responses in living organisms. These factors are called stimuli. यानी कि यहाँ से हम डेफिनेशन शुरू करेंगे। फैक्टर्स ऐसी चीजें that bring certain responses, जो कि तब्दीली लाइन, चेंजेस लाइन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उन फैक्टर्स को हम स्टिमुलाई कहते हैं। एक डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ से कर लेंगे। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज, वो एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑर्गेनिजम्स को कुछ भी रिस्पॉन्स शो करने पर मजबूर करे। For example, more examples of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemicals, microbial infections, etc. ये इसकी examples आ जाएंगी। Coordination also takes place in unicellular organisms. The response to stimuli is brought about through chemicals. वो chemical की जरिए होती है। Stimuli की definition हमने देख ली, उसकी examples देख ली। आगे हमारा जो second पे है factor वो है receptors। देखिए शुरू में लिखा हुआ है स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय एयर्स, लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, केमिकल इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज एंड सो ऑन। These organs, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptor. यहाँ से डेफिनेशन करेंगे द ऑर्गन से लेके यहाँ तक। उसके बाद एग्जाम्पल में आप ये लिखते हैं, दो काफी हैं। साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय एयर्स, लाइट वेव इज डिटेक्टेड बाय आईज एटसेट्रा। आप ये देखें, एयर्स ने साउंड वेव्स डिटेक्ट की, आईज ने लाइट वेव डिटेक्ट की, तो ये जो एयर्स और आईज हैं ये रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अब ये साउंड वेव, इसमें क्या हुआ? स्टिमुलाई। इसमें लाइट क्या हुआ?
स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया। अब इन्होंने इसको पकड़ लिया, अब इन्होंने सेंड करना है कोऑर्डिनेटर्स को, ठीक है, चार्ट के मुताबिक देखते जाएंगे। स्टिमुलाई के बाद रिसेप्टर है, आपको आगे जाएगा मैसेज कोऑर्डिनेटर के पास। These are the organs that receives information from receptors and send message to particular organs for proper action। ठीक हो गया, ये वो ऑर्गन्स होंगे जो कि रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करेंगे और उनको सेंड करेंगे एक खास ऑर्गन तक ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकें। अब कोऑर्डिनेशन में दो टाइप्स की है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, ये एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। वो न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेंगे और नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सेंड करेंगे। नर्व इम्पल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, वो हम देखते हैं। ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब वो केमिकल्स जो होंगे वो हार्मोन्स की फॉर्म में होंगे। एंड सेंड मैसेज बाय सीक्रेटिंग पार्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड। वो ब्लड में मुख्तलिफ केमिकल्स क्रिएट करेंगे और जो कि वो मैसेज को ट्रांसफर करते रहेंगे। अब इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन हम यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या किया कि कोऑर्डिनेटर्स ने पार्टिकुलर एक्शन करने के लिए एक खास किस्म का मैसेज बना लिया। अब वो दोबारा आगे चला जाएगा इफेक्टर्स के पास। चार्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या है, देखें कोऑर्डिनेटर्स के बाद इफेक्टर है, ठीक है। इफेक्टर्स, these are the parts of the body which receive message from coordinators and produce particular response। अब ये बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करेंगे और करेंगे पार्टिकुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। या इसमें भी देखें दो टाइप्स की हैं। अब यानी कि वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के फैक्टर्स होंगे तो वो और तरह रिस्पॉन्स शो करेंगे, अगर वो केमिकल के होंगे तो वो और तरह से करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो हम कह देंगे मसल्स एंड ग्लैंड्स जो हैं वो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में पार्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू पार्टिकुलर टारगेटेड टिश्यूज, ठीक है, विच एक्ट एज इफेक्टर। दोबारा बता देता हूँ, इफेक्टर्स नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स एंड ग्लैंड्स होंगे और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। फॉर सम हार्मोन्स नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर, सिमिलरली बोन्स एंड लीवर एक्ट एज इफेक्टर फॉर मेनी हार्मोन्स। वो जैसे जैसे भी यानी कि हार्मोन्स होंगे उसके हिसाब से उनके इफेक्टर्स भी चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स शो करना है। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव किया, द इफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन। इफेक्टर्स ने एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देना है। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। उस एक्शन को हम रिस्पॉन्स का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्सेस। जैसे ही हमने किसी गर्म चीज को टच करते हैं, हमें थोड़ी देर तक वो हीट में यानी कि 1 से 2 सेकंड में वो हीट महसूस होना शुरू हो जाती है तो हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। वैसे ही जो सनफ्लावर का जो है फ्लावर वो लाइट का जो रिस्पॉन्स शो करता है उसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स व्हाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो इमीडिएट यानी कि जल्दी से और शॉर्ट लिविंग थोड़े टाइम के लिए रिस्पॉन्स को शो करता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो रिस्पॉन्स तो स्लो करेगा लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। इनका फ्लो चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखें, स्टिमुलस है, स्टिमुलस से रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे, रिसेप्टर मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कि कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं, वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं इफेक्टर्स को। इफेक्टर शो करेगा रिस्पॉन्स।
अब सेंटर में जो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स हैं ये मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल हैं। ऐसे ही केमिकल पार्टीशन में देख लें, स्टिमुलस है, रिसेप्टर है। अब इनमें नर्व्स, इम्पल्स और न्यूरॉन की जगह पे केमिकल और ब्लड आ जाएगा। बाकी जो है प्रोसेस इनका वो सेम ही होता रहेगा। ठीक है बेटा, ये जो फ्लो चार्ट है ये आपने अच्छे से देख लेना है और इनके जो 5 पॉइंट्स हैं आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। हमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन कोऑर्डिनेटेड एक्शंस। आपको जो समझ नहीं आई इसमें वो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक का था। ओके, जज़ाकल्लाह।